अच्छा जी, सबसे पहले है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये एक्चुअली क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होती हैं, क्रोनिक हैं, ठीक है। रिलैप्सिंग और रेमिटिंग कोर्स होता है इनका, यूजुअली एक्सटेंड करता है सालों तक, ठीक है। ये दोनों इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में आती हैं। क्रूशल डिस्टिंक्शन जो है दोनों कंडीशन की कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ओनली इन्वॉल्व होता है कॉलन में, जबकि क्रोहन डिजीज़ इन्वॉल्व करती है किसी भी हिस्से के जीआईटी के किसी भी हिस्से को, एनएस से माउथ टू एनएस, ठीक है। ये क्रोहन डिजीज़, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कॉलन को करेगी। याद रखिएगा, दोनों डिजीज़ कॉमनली यंग एडल्ट्स में स्टार्ट होती हैं। इनकी पीक एज 20 से 40 के दरमियान होती है। दूसरा, इनका इंसिडेंस पीक जो है वो 60 साल की उम्र के बाद वालों लोगों में होता है, ठीक है। दोनों सेक्सेस इसमें इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। आईबीडी का एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये टेबल बना हुआ है जिसमें वो फैक्टर्स गिवन हैं जो एसोसिएटेड हैं विद इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। जेनेटिक में ये ज्यूइश जो पीपल हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। 10% इसमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या एटलीस्ट वन क्लोज रिलेटिव जो है विद इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ उनको होगा। मोर चांसेस है कि ये डिज़ीज़ आइडेंटिकल ट्विंस में हो। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस या SLE के साथ एसोसिएटेड है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी एसोसिएशन ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस या SLE। HLA जीन्स भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन क्रोहन डिजीज़ में HLA जीन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। वो पेशेंट जिनको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है और उनका HLA-B27 है, तो वो कॉमनली एन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस डेवलप करते हैं, ठीक है। जिनको HLA-B27 है तो उनको साथ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस होगी। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे ये जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है ये एसोसिएटेड भी होती हैं विथ लो रेजिड्यू हाई रिफाइंड शुगर डाइट। यानी इस तरह की लो रेजिड्यू हाई रिफाइंड शुगर डाइट पेशेंट जो लेते हैं, लोग लेते हैं, उनको ये ज़्यादातर होती है। ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। दूसरा, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो थी, जो सिर्फ कॉलन को इन्वॉल्व करती है, तो ये स्मोकर्स में इतनी कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है। जबकि क्रोहन डिजीज़ जो माउथ टू एनएस हो रही थी वो स्मोकर्स में ज़्यादातर हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा पॉसिबल एसोसिएशन मीज़ल्स वायरस के साथ, ठीक है, जिनको मीज़ल्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो, या एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल जिनको इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ये कलेक्टिवली थोड़ा हमने इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का इंट्रो देखा। अब जो है डिटेल में पहले पूरी क्रोहन डिजीज़ कवर करेंगे, फिर हम अच्छा, सबसे पहली डिज़ीज़ जो है क्रोहन्स डिज़ीज़, ये कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें लोकलाइज्ड एरियाज़ बन जाते हैं नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन के ऑफ द बावल, ठीक है। बावल में जो है नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो रही है, ग्रैन्युलोमा। तो वैसे ये डिज़ीज़ मैंने आपको बताया कि माउथ टू एनएस किसी भी हिस्से को जीआईटी के इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमनली साइट्स इन्वॉल्व होती हैं क्रोहन डिज़ीज़ में, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 50% जो है टर्मिनल इलियम और असेंडिंग, जो ऊपर जाने वाला असेंडिंग कॉलन है, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है क्रोहन में। उसके बाद 30% जो है वो टर्मिनल इलियम सिर्फ अकेला इन्वॉल्व होता है, जबकि 20% सिर्फ अकेला कॉलन इन्वॉल्व होता है, और रेयर केसेस में इलियम और जेजुनम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर 50% जो है टर्मिनल इलियम एंड असेंडिंग कॉलन की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है क्रोहन्स डिजीज़ में। इंसिडेंस इसका कितना है? 10 में से 5 लोगों को पर 1 लाख पर ईयर लोगों को जो है ये क्रोहन डिजीज़ होती है। यानी 5 से 10 लोग जो हैं 1 लाख लोगों में से जो है अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इसका पीक एज 20 से 40 के दरमियान होता है, और ये 10 साल की उम्र से पहले अनकॉमन है। दोनों सेक्स इसमें इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। तो पैथोलॉजी क्या है? इंटायर जो बॉवल की वॉल है वो इसमें एडिमेटस हो जाती है, थिकन्ड हो जाती है, एडिमा थिकनिंग, ठीक है। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक कॉबल स्टोन अपीयरेंस हमें मिलती है टर्मिनल इलियम में, कॉबल स्टोन अपीयरेंस। डीप अल्सर्स बन जाएंगे जो लीनियर फिशर्स की तरह नज़र आएंगे, तो म्यूकोज़ा जो होगा ना उनके दरमियान वो कॉबल स्टोन लग रहा है, यानी इतने डीप इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सर बन गए हैं, तो जो ऊपर वाला म्यूकोज़ा है वो कॉबल स्टोन लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा डीप अल्सर्स जो है वो बाउल वॉल को पेनिट्रेट कर सकते हैं और एब्सेस या फिस्टूला बना देंगे, इतना डीप होंगे।
और फिस्टूला बनेगा बिटवीन द एडजेसेंट लूप्स ऑफ द बॉवल, यानी बॉवल और ब्लेडर के दरमियान, या बॉवल और यूट्रस या बॉवल और वेजाइना, इनके दरमियान फिस्टूलास बन जाएंगे इन डीप अल्सर्स की वजह से। ठीक है, क्रोहन डिजीज़ में कैरेक्टरिस्टिकली जो चेंजेस होते हैं ना वो पैची होते हैं, यानी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बीच में इंटरप्ट होता है बाय आइलैंड ऑफ नॉर्मल म्यूकोजा। एक जगह पे वो इन्फ्लामेशन हो रही है, फिर नॉर्मल म्यूकोजा, फिर इन्फ्लामेशन, फिर नॉर्मल, तो ये पैची अपीयरेंस है। तो लेजन इस पैटर्न में है, इसको हम कहते हैं स्किप लेजन होती हैं क्रोहन डिजीज़ में। ठीक है, फिर मिजेंट्रिक जो लिम्फ नोड्स होंगे वो हमें इनलार्ज मिलेंगे और मिजेंट्री जो है वो भी थिकेंड है। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना तो इसमें जो ग्रेन्युलोमा है वो नॉन केजिएटिंग है, जो क्रोहन डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ग्रेन्युलोमा होता क्या है, उसमें फोकल एग्रीगेट्स होते हैं एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट्स के, और वो हिस्टियोसाइट्स सराउंड हुए हुए होते हैं लिम्फोसाइट्स, और उनमें जायंट सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लेकिन नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा होंगे माइक्रोस्कोपिकली। तो ये इसकी पैथोलॉजी है। अब क्लिनिकल फीचर क्रोहन डिज़ीज़ के डिपेंड करता है कौन सा रीजन अफेक्ट हुआ है और कितनी एक्सटेंट की डिज़ीज़ है। अगर इलियल डिज़ीज़ है तो ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स होंगे, डायरिया होगा, इन्फ्लामेटरी फीचर, स्टीटोरिया एंड मैल एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले इलियल डिज़ीज़ में देखें ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर। अब ऑब्स्ट्रक्शन होगी यानी बॉवल की नैरोइंग हो जाएगी क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, स्पाज़म हो गया है, फाइब्रोटिक स्कार की वजह से स्टीनोसिस हुई है, तो उससे पेशेंट को खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल ब्लोटिंग होगी और उसको क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन क्रोहन डिजीज़ का याद रखिएगा कॉमनेस्ट सिम्टम है, और ये मोस्टली जो राइट इलियक फोसा होता है वहाँ होगा, क्योंकि टर्मिनल इलियम और जो राइट साइड है कॉलन की वो कॉमनली क्रोहन डिजीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए क्रोहन डिजीज़ में एब्डोमिनल पेन राइट इलियक फोसा में होता है। ठीक है, कॉलिक की किस्म का पेन होगा, मिड या लोअर एब्डोमेन में ज़्यादातर सिचुएटेड होता है, जिसका मतलब है उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल या फिर एब्सेस बन गई है, या फिर इस कॉलिक की पेन का मतलब है कोई इन्फ्लामेटरी मास है। पेन नोजा वॉमिटिंग और बोरबोरगाइमी के साथ जो है एसोसिएटेड हो सकता है, जो साउंड्स आती हैं बॉवल से। पेन के एग्जासर्बेशन जो है अकम्पनी होगी विथ डायरिया और फीवर भी साथ में होगा। अब डायरिया अगला फीचर जो है इलियल डिजीज़ में डायरिया, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिलता इतना सीवियर जितना क्रोहन डिजीज़ में डायरिया होता है, वाटरी किस्म का, और इसमें ब्लड या म्यूकस नहीं होगा डायरिया में। फिर इन्फ्लामेटरी फ़ीचर है, इन्फ्लामेशन वाले फीचर पेशेंट को फीवर होगा, मलेज, उसका वेट लॉस होगा, एब्डोमिनल पेन। फिर स्टीटोरिया और मेल एब्जॉर्प्शन, देखिए मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से पेशेंट का वेट लॉस होगा, उसको अनीमिया होगी, फैट, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी। ये हो गए सारे इलियल डिजीज़ है अगर तो उसके फीचर। अब क्रोहन कोलाइटिस अगर है, यानी क्रोहन डिजीज़ ने कॉलन को इन्वॉल्व किया है, तो वो कैसे प्रेजेंट करेगी, जस्ट लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरह प्रेजेंट करेगी, जैसे इसमें अब ब्लडी डायरिया होगा। ठीक है, ये डिफरेंस देख लें, और पैसेज ऑफ म्यूकस भी मिलेगा। तो इन्फ्लामेटरी फीचर जैसे मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस भी प्रेजेंट होंगे, इसमें रेक्टम इन्वॉल्व नहीं होता, और पेरी एनल डिज़ीज़ अगर मिल रही है तो ये डायग्नोसिस जो है फेवर करेगी क्रोहन डिज़ीज़ को रादर देन अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी इसमें जो है रेक्टम इन्वॉल्व होता है। यानी अगर हमें क्रोहन कोलाइटिस लग रहा है लेकिन वो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी लग रहा है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम देखेंगे कि रेक्टम इन्वॉल्व है या नहीं और पेरी एनल डिज़ीज़ है या नहीं। तो अगर हमें रेक्टम इन्वॉल्व नहीं मिल रहा और ना ही पेरी एनल डिज़ीज़ है, तो ये हमारी डायग्नोसिस होगी कि ये क्रोहन डिज़ीज़ है रादर देन अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि बाकी फ़ीचर दोनों के सेम है, ब्लडी डायरिया एंड पैसेज ऑफ म्यूकस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम क्रोहन डिज़ीज़ में, पेशेंट का वेट लॉस होगा, उसके माउथ के एपिथस अल्सरेशन होंगी माउथ में, राइट इलिक फोसा में उसको लोकल टेंडरनेस होगी, पाल्पेबल मास होगा बाय एब्डोमिनल या रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, मास जो है वो पाल्पेबल होगा, फॉर्म्ड ऑफ इनफ्लेम्ड लूप ऑफ बावल बाउंड टुगेदर, और देयर में बी एन एब्सेस, वो एब्सेस भी हो सकती है या वो बावल का ही लूप है जो बाउंड हुआ है, उसको हम पाल्पेट करेंगे, वो हम रेक्टली भी पाल्पेट कर सकते हैं, एब्डोमिनली भी। नंबर 5 पेरी एनल डिजीज़, एडिमेटस एनल टैग, एनल फिशर या पेरी एनल एब्सेस जो है इसमें डायग्नोस्टिक होती हैं और ये कॉमन होती हैं जब
कॉलन इन्वॉल्व हो, यानी क्रोहन कोलाइटिस जब होता है तो उसमें पेरी एनल डिजीज़ मिलती है, और पेरी एनल डिजीज़ में यही फिशर्स, एप्सिस, टैग्स, इडिमेटस ये मिलते। उसके बाद ये टेबल बना हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है वो है सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस, यानी पेशेंट को अक्यूट आर्थराइटिस होगा जो उसके मीडियम साइज्ड जॉइंट्स में होगा। सैक्रोइलियाइटिस हो सकता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। डर्माटोलॉजिकल में उसको एरिथमा नोडोजम, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम, ओरल एपिथस अल्सर्स होंगे। ओक्यूलर जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कंजक्टिवाइटिस, आयराइटिस, एपीस्क्लेराइटिस। हेपेटिक और बिलियरी उसको प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो सकता है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ओनली होता है। गाल स्टोन फॉर्मेशन, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, पोर्टल पाइमिया, लिवर एप्सिस, अमाइलोइडोसिस, कोलेंजोकार्सिनोमा। इसमें जो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है वो ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ उसमें होती है। ठीक है, तो ये कॉमनली ये बता रहा है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या होंगी, दोनों के साथ बता रहा है, लेकिन अल्सरेटिव में सिर्फ जो है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस मिलता है। रीनल में पेशेंट्स को आईबीएस में ऑक्सैलेट कैलकुलाई, स्मॉल बाउल क्रोहन में ये सिर्फ मिलेगा। ठीक है, स्मॉल बाउल क्रोहन यानी इलियल डिजीज़ में ऑक्सैलेट कैलकुलाई, और अमाइलोइडोसिस होगी। यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन भी सिर्फ क्रोहन्स डिजीज़ में होती है। वास्कुलर कॉज में डिजीज़ जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पोर्टल या मेसेंट्रिक वेन की थ्रोम्बोसिस, ये सारी होगी इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक, हम पढ़ रहे थे क्रोहन्स डिजीज़, उसकी अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, सबसे पहले नंबर 1 एब्सेस, प्रेजेंस ऑफ टेंडर एब्डोमिनल मास विथ फीवर अगर आपको मिले और ल्यूकोसाइटोसिस भी है, यानी टेंडर एब्डोमिनल मास है, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस, तो ये सजेस्ट करता है एब्सेस। ठीक है, इसमें फिर आपको सीटी स्कैन चाहिए होता है इसकी डायग्नोसिस के लिए। दूसरा क्रोहन डिजीज़ में फिस्टुला, अब एब्सेस अगर डिस्चार्ज करेगा इंटेस्टाइनल लूमेन में या फिर ब्लेडर में या वेजाइना तो वो एक फिस्टुला क्रिएट कर देगा, उसमें फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। थर्ड, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक्टिव इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकती है या जो क्रोनिक फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर्स बन गए हैं उसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो आपने इंट्रावेनस फ्लूइड्स देने हैं, आईवी फ्लूइड, नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन करनी है, सिस्टेमिक आप स्टीरॉयड दोगे। ठीक है, इसके लिए जो नॉन रिस्पॉन्डर हैं उनको फिर आपको सर्जिकली वो स्टीनोटिक एरिया जो है ना स्ट्रक्चर वाला वो रिमूव करना होगा सर्जरी के ज़रिए। अगली कॉम्प्लिकेशन इंटेस्टाइनल परफोरेशन, अनलाइक द अल्सरेटिव कोलाइटिस सीवियर हेमरेज जो है क्रोहन डिजीज़ में अनकॉमन है। परफोरेशन तो होगी लेकिन इसमें सीवियर हेमरेज नहीं होगी, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होती है। इसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा इन द कॉलन सेगमेंट्स, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है क्रोहन डिजीज़ की। अब ये टेबल बना हुआ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस का। क्रोहन डिजीज़ को आपने बाकी डिजीज़ से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, एक तो अगर क्रोनिक क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन है और डायरिया है तो वो इरिटेबल बावल सिंड्रोम होगा। ठीक है, क्रोनिक क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन है और पेशेंट को डायरिया है। लेकिन अगर पेशेंट किसी को अक्यूट फीवर है, इसके साथ राइट इलिक फोसा में पेन भी है तो वो अपेंडिसाइटिस हो सकता है, यर्सीनिया एंटेराइटिस भी हो सकता है। इसी तरह फीवर, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस और सिमिलर एक्सरे अगर आपको मिल रहा है तो वो इंटेस्टाइनल लिम्फोमा भी हो सकता है। फीवर, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस और एक्सरेज भी इसी तरह सिमिलर है। राइट इलिक फोसा में अगर मास मिल रहा है तो उसकी डिफरेंशियल में अपेंडिकुलर एब्सेस, ट्यूबरकुलोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक्टिनोमाइकोसिस, अमीबियासिस, और कोलाइटिस के फीचर्स यानी कॉलन की इन्फ्लामेशन वाले फीचर्स अगर आपको इसमें मिल रहे हैं क्रोहन डिजीज़ में तो आपको उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस से डिफरेंशिएट करना है, अमीबियासिस से, इन्फेक्शस कोलाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस और इस्कीमिक कोलाइटिस। ठीक है, तो क्रोहन की कोलाइटिस को आपने इनसे डिफरेंशिएट करना है। लास्ट में अब इन्वेस्टिगेशंस हैं। क्रोहन डिजीज़ में आपने सबसे पहले तो ब्लड सीबीसी करवानी है, उसमें आपको अनीमिया मिलेगी क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही है उसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया होगी और क्योंकि म्यूकोजल ब्लड लॉस हो रहा है
तो आयरन डेफिशिएंसी की या B12 डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया इसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन है क्रोहन डिजीज़ में वो वही टर्मिनल इलियम में है जहाँ पे ये विटामिन्स अब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है। अगला ल्यूकोसाइटोसिस, जब इन्फ्लामेशन होती है या एब्सेस होती है या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सेकेंडरीली भी हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है। ESR पेशेंट का रेज होगा इन्फ्लामेशन की वजह से। सीरम एल्बुमिन हमें हाइपो एल्बुमिनीमिया मिलता है ड्यू टू प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, मैल एब्जॉर्प्शन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इसकी वजह से सीरम में एल्बुमिन लो होगा। स्टूल एनालिसिस हम करते हैं ल्यूकोसाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ओवा, पैरासाइट्स और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल टॉक्सिन को डिटेक्ट करेंगे स्टूल एनालिसिस के थ्रू। बैरियम फॉलो थ्रू यहाँ भी किया जाएगा, जिसमें क्रोहन डिजीज़ की फाइंडिंग्स जो है वो क्या है, अल्सरेशंस, स्ट्रिक्चर्स। अगली जो इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं बैरियम फॉलो थ्रू के अलावा हम बैरियम इनेमा भी करवाएंगे। इसमें जो है जो भी म्यूकोजल पैटर्न में अल्ट्रेशंस हैं, डीप अल्सरेशन अगर हुई है, और इसके अलावा स्ट्रिंग साइन भी हमें मिलता है, यानी जो स्कार फॉर्मेशन फाइब्रोसिस की वजह से जो नैरोइंग हुई है, तो वो नैरोइंग हमें बैरियम इनेमा पे स्ट्रिंग साइन की तरह मिलेगा। ठीक है। देन सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, इससे भी हमें एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ पता चलेगा, कितनी एक्सटेंट की है उसने, और अल्सर्स, स्ट्रक्चर्स, सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट, ये सब हमें सिग्मोइडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी से पता चलेगा। देन PN का S का, ये जो इन्वेस्टिगेशंस है ना, ये क्रोहन डिजीज़ को अल्सरेटिव कोलाइटिस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। PN का यानी कि एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी विद इन पेरी न्यूक्लियर स्टेनिंग, ये 60 to 70% पेशेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती हैं, जबकि सिर्फ 5-10% क्रोहन डिजीज़ में। और जो S का है एंटी सेकेरोमाइसिस सेरेविसी एंटीबॉडी, ये 60 to 70% क्रोहन डिजीज़ वालों में होगी, और सिर्फ 10 से 25% अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी क्रोहन में ज़्यादातर हमें एंटी सेकेरोमाइसिस सेरेविसी एंटीबॉडी मिलती है और अल्सरेटिव में ज़्यादातर PN का। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि पेशेंट की कौन सी डिजीज़ है। तो इन्वेस्टिगेशन को समराइज़ करें, हम ब्लड CP करवाएंगे, ESR, सीरम एल्बुमिन, स्टूल एनालिसिस, बैरियम फॉलो थ्रू, बैरियम इनेमा, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, PN का एंड S का। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है क्रोहन डिजीज़ में। जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम देंगे उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में डाइट याद रखिएगा कि क्रोहन डिजीज़ में भी कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंप्लेन होती है, तो इस वजह से हमने पेशेंट को मिल्क और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अवॉइड करने हैं। अगर उसको फ्लैचुलेंस या डायरिया मेन कंप्लेन है, ठीक है, तो अवॉइड करेंगे। फाइबर सप्लीमेंट हम देंगे अगर उसकी कॉलन इन्वॉल्व हुआ है, यानी क्रोहन में उसको कोलाइटिस हुआ है तो हम फाइबर सप्लीमेंट देंगे। लेकिन अगर उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर होंगे तो हमने लो फाइबर डाइट देनी है। ठीक है। इसी तरह हम लो फैट डाइट देंगे। आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम, विटामिन D, B12, इन सब की सप्लीमेंट्स देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स भी देंगे अगर रिक्वायर्ड है। डाइट के बाद है टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन। अब TPN कब देंगे? वैसे टोटल पारेंटली जो हम न्यूट्रिशन देते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म हम देंगे पेशेंट को जिनको क्रोहन डिजीज़ की एक्टिव डिजीज़ चल रही हो और उनको हाई ग्रेड की ऑब्स्ट्रक्शन है, सिवियर डायरिया अगर हुआ है, या फिर उनको एब्डोमिनल पेन है तो वो खा पी नहीं सकता, इसलिए हम टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन कुछ टाइम के लिए देंगे। उसके बाद है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। कोलेस्टायरमिन 2 to 4 ग्राम, ये हम 2 से 3 बार रोज़ाना पेशेंट को कहेंगे कि हर खाने से पहले वो लेगा, ताकि जो मैल एब्सॉर्ब बाइल साल्ट है उसके साथ ये कोलेस्टायरमिन बाइंड कर जाए, और बाइल साल्ट की वजह से क्योंकि सिक्रेटरी डायरिया हो रहा था तो वो रिलीव हो जाएगा, तो हम कोलेस्टायरमिन देंगे। दूसरी लोपेरामाइड जो है इमोडियम के नाम से कैप्सूल आता है, ये 2 to 4 मिलीग्राम हम रोज़ाना 3 बार देंगे पेशेंट को। स्पेसिफिक जो ड्रग थेरेपी है उसमें हमने क्रोहन डिजीज़ में स्टीरॉयड देने होते हैं। प्रेडनिसोलोन जो टैबलेट आती है डेलाकॉर्टल के नाम से 5 मिलीग्राम, ये हम 40 to 60 मिलीग्राम पेशेंट को रोज़ाना देंगे। टैपरिंग करेंगे 2 से 3 हफ्तों के बाद, और फिर दोबारा हम कंटिन्यू कर देंगे 4 से 5 हफ्तों तक। ठीक है। लेकिन हाँ, वे याद रखिए कि क्रोनिक
लो डोज में हमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, तकरीबन 2.58 से 10 मिलीग्राम रोज़ाना रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन वैसे क्रोनिक अगर हम यूज़ करें स्टेरॉइड्स तो ये क्रोहन में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे उससे स्टेरॉइड से वो एसेप्टिक नेक्रोसिस है हिप जॉइंट की, कैटरेक्ट, ओस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और वेट गेन। ठीक है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा, हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को क्रोहन डिजीज़ में, जैसे एज़ाथायोप्रीन। ये इम्यूरान टेबलेट के नाम से 25 मिलीग्राम आती है एज़ाथायोप्रीन। ये आप 1.5 से 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे दोगे एज अ लॉन्ग टर्म थेरेपी। ठीक है, क्रोहन डिजीज़ में मीन जो टाइम होता है सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स का, वो इस ड्रग से 4 महीने लगते हैं। तो इसलिए ये अक्यूट एक्सरबेशन में आप नहीं दे सकते। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की भी कुछ इंडिकेशंस हैं, यानी जब पेशेंट को रिलैप्स हो आफ्टर स्टॉपिंग द स्टेरॉयड स्टॉप किए, दोबारा उसको डिजीज़ के रिलैप्स हो रहा है क्रोहन डिजीज़ का, तो तब हम एक तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जो क्रोनिक स्टेरॉयड थेरेपी रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, लो डोज में उनको हमें क्रोनिक स्टेरॉयड थेरेपी देना पड़ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम एज़ाथायोप्रीन जो है हमारी मदद करेगा इन द एलिमिनेशन या रिडक्शन इन ऑफ डोज ऑफ स्टेरॉयड। ठीक है, इन ओवर 75% ऑफ द केसेस में। और सिम्टोमेटिक फिस्टुला जब बन जाते हैं तो उसमें भी एज़ाथायोप्रीन हम दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट इस एज़ाथायोप्रीन की बोन मैरो सप्रेशन है। अगली इम्यूनोसप्रेसिव हम इन्फ्लिक्सिमाब जो है ना, जो एक एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंटीबॉडी है, ये भी देते हैं। ये इम्प्रूवमेंट दिखाती है मोर देन 80% ऑफ द पेशेंट्स में जिनको मॉडरेट टू सिवियर क्रोहन डिजीज़ होती है। ठीक है, उसमें ये इसने इम्प्रूवमेंट शो की है, मॉडरेट टू सिवियर। तो इसका सिंगल डोज होता है 5 मिलीग्राम पर केजी, हम आईवी में देते हैं ये इन्फ्लिक्सिमाब, और 2 हफ्तों के अंदर ही इसका रिस्पांस मिल जाता है, जो कि फिर रिस्पांस ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाता है 3 महीनों के अंदर। ठीक है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आजकल इन्फ्लिक्सिमाब मोस्ट यूज़फुल ट्रीटमेंट है सिवियर क्रोहन डिजीज़ के लिए, टू प्रोमोट रैपिड इनिशियल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जबकि एज़ाथायोप्रीन जो है वो इनिशिएट की गई है, जो लेटर रिस्पॉन्ड करेगी, देर से। इसके अलावा एक और ड्रग है 5 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड एजेंट्स, जैसे हमारे पास सल्फसालाजीन, जो टैबलेट सेलाजोपायरिन 500 मिलीग्राम के नाम से आती है। ये हम 2 से 4 टैबलेट पेशेंट को रोज़ाना देंगे, 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में। ठीक है, जब कॉलन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना क्रोहन डिजीज़ में, उसमें ये इफ़ेक्टिव है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट। तो अब समराइज़ करें, हमने मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोहन डिजीज़ किस तरह देनी है। हम सेलेक्टिव बैलेंस डाइट देंगे पेशेंट को, कोलेस्टायरामीन या लोपेरामाइड डायरिया के लिए, और अगर उसको रिलैप्स हुआ है तो उसके लिए स्टीरॉयड, प्रेडनिसोलोन। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी विथ एज़ाथायोप्रीन या मर्केप्टूरिन, इन्फ्लिक्सिमाब। अगर क्रोनिक स्टीरॉयड थेरेपी रिक्वायर्ड है तो हम ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे, अगर हमें स्टेरॉयड लॉन्ग टाइम के लिए देने हैं तो। और जो रेमिशन है उनको हम कैसे मेंटेन करेंगे, मिसालामीन की मदद से, जो एसाकोल के नाम से आती है। 800 मिलीग्राम हम रोज़ाना 3 बार देंगे। ठीक है, ये हम मिसालामीन रेमिशन को मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं। लास्ट हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है, 50% पेशेंट क्रोहन डिजीज़ के सर्जरी रिक्वायर करते हैं सम टाइम ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ डिजीज़। सर्जरी क्यों करेंगे, क्या इंडिकेशन है, जब मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए विथ अक्यूट या क्रोनिक सिम्टम जो है पेशेंट की इल हेल्थ प्रोड्यूस करे, या जब कॉम्प्लिकेशंस हों क्रोहन डिजीज़ की, जैसे टॉक्सिक डायलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, एब्सेस एंड फिस्टुला, ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में करेंगे क्या, सिर्फ जो स्मॉल सेगमेंट है ना बॉवल का, वो हिस्सा थोड़ा सा रिसेक्ट कर देंगे और बाकी की एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ में क्रोहन डिजीज़ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह